So daily answer writing keeps you updated about the subject. It keeps you very confident also. कि हम अभी लिख रहे हैं कॉमर्स तो हम छोड़ नहीं रहे हैं उसको. Daily answer writing I would say कि it is the most important part. As far as sectional is concerned, I think it will help in revision of whole subject. जैसे कई बार हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम टाइम पे हम कैसे रिवाइज करेंगे. So sectional test help in that. और full length is just for your confidence boosting कि are you able to perform in those 3 hours, क्या वो complete कर पा रहे हो आप. So I think all these three are important, but the most important is daily answer writing because अगर आप रोज प्रिपरेशन करोगे you will add something every day. Right. तो वो मुझे लगता है कि पेपर में आपको पता नहीं चलेगा कि 7 मिनट्स में चैलेंज क्या है. आप अगर मैं कोई क्वेश्चन 10 मिनट्स में कर रही हूँ एंड इट वुड हैव टेकन 7 मिनट्स तो मुझे वो पता ही नहीं चलेगा कि 7 मिनट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी. So hello everyone, we have with us Akriti Singla. Akriti has secured rank 122 in the UPSC Civil Service Examination 2025 and her optional is Commerce and Accountancy. So congratulations Akriti. Thank you so much, on sir. getting such a wonderful rank. Thank you, sir. So आकृति से हम लोग आज उनकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग में हम कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में एंड उसके बाद हम कॉमर्स ऑप्शनल पर आएंगे. और कॉमर्स ऑप्शनल में स्पेसिफिकली पेपर 2 में शी हैज सिक्योर्ड वंडरफुल मार्क्स 138 मार्क्स. तो पेपर 2 पर हम स्पेशल एम्फेसिस रखेंगे कि पेपर 2 में उनका क्या अप्रोच था, कैसे उन्होंने मार्क्स 138 सिक्योर किए एंड we will try to discuss the things which are helpful to the learners. तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस डिस्कशन को आपके लिए मीनिंगफुल और फुल ऑफ लर्निंग बनाएं. सो आकृति, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए कि आपकी स्कूलिंग और आपकी नेटिव प्लेस, कॉलेज, सिविल सर्विस का आपका कहाँ से ड्रीम स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें. So I belong to Punjab, so I did my schooling from Punjab itself. तो LRS DAV स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई. उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BCom ऑनर्स किया. तो आफ्टर ग्रेजुएशन ही मेरे माइंड में आया कि मुझे प्रिपेयर करना है. सो आई वाज डूइंग मास्टर्स और साथ साथ में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. You did your graduation from Delhi University? Yes sir. From Daulat Ram College? Yes sir. Then I was doing my masters from Hansraj. तो वो साथ साथ में ही मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए और ऑप्शनल भी मैंने फिर इसीलिए कॉमर्स रखा क्योंकि मैं मास्टर्स भी कॉमर्स में कर रही थी और ग्रेजुएशन भी उसी में थी. तो एक आइडिया था कि एक्सपेक्टेड था कुछ कि ऑप्शनल जो है नया नहीं होगा एकदम से. तो Right. You also did your UGC NET. Yes sir. Yes You sir. scored very good marks in UGC NET also. Yes, I scored 99.95 percentile in UGC NET in commerce. So वो भी एक पुश था. मतलब I could have gone for PhD as my second option, but वही एक चलती रही जर्नी. कॉमर्स के साथ एक एसोसिएशन चलता रहा कि उसको नहीं छोड़ना है, बस वही मेन रीजन था. तो सिविल सर्विसेज के लिए आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? आपकी खुद की इच्छा थी बचपन से या बाद में आपके लिए सिविल सर्विसेज का कुछ? सर ऐसा कुछ भी नहीं था कि बचपन से थी. इनफैक्ट ग्रेजुएशन तक भी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या होता है यूपीएससी या क्या चीज़ें होती हैं. तो ग्रेजुएशन के बाद आई वाज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट करियर ऑप्शंस. बट मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, नॉवेल्स पढ़ने में मज़ा आता था. तो एक वो क्यूरियोसिटी थी कहीं ना कहीं रीडिंग को लेके. तो उसी से वो शुरू हुआ यूपीएससी की. मज़ा आ रहा था पढ़ने में. ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ क्योंकि सोशल स्टडीज़ हम लोग इतने साल से पढ़ते नहीं है कॉमर्स फील्ड आने के बाद. तो वो नए सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी तो वहाँ से शुरुआत वहाँ से हुई थी कि क्यूरियोसिटी से. लेकिन फिर एक करियर ऑप्शन भी अच्छा था. जैसे मुझे अर्नस्ट एंड यंग में जॉब मिल गई थी, कॉलेज प्लेसमेंट. बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अभी कॉर्पोरेट में जाना नहीं चाहती. अभी मैं जो है कोई डिफरेंट फील्ड लेना चाहती हूँ. तो ये रीजंस थे कि मैंने चूज़ किया. वंडरफुल. तो सिविल सर्विस की जर्नी आपकी कैसी रही है? इट वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. इससे पहले मैंने 2 मेंस दिए थे. उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट्स नहीं दिए 23-24 का बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज. आई वॉज ऑल्सो वर्किंग. सो इट हैज़ बीन अप एंड डाउन, बहुत फुल ऑफ अप एंड डाउन. बट एट द एंड अभी रिजल्ट आ गया तो आई फील रियली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी कि नाउ दैट आई हैव बीन टू द लिस्ट. सो राइट. सो आपका ओवरऑल अप्रोच सिविल सर्विसेज में, हैज इट बीन क्लास सेंटर्ड और लाइक you joined the classes, coachings, etc., or it has been driven by self study? So it was largely self study. I did not take any coaching for GS or optional.
because I started using YouTube and different lectures which are available. So I usually relied on that. But after my first failures in prelims, I realized that my strategy is somewhere lacking and I need some kind of guidance, some mentorship. स्टार्टिंग में आपने क्लासेस वगैरह नहीं की थी, कोचिंग नहीं की थी? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं लिया था। फिर मुझे लगा कि जो मेरे फेलियर्स हैं शायद मेरी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, कुछ मटेरियल परचेज किया, कुछ जो अवेलेबल है मार्केट में, कुछ क्लासेस परचेज कर ली जो टॉपिक्स मुझे वीक लग रहे थे। जैसे मैंने करंट अफेयर्स के कुछ क्लासेस ले लिए थे, कुछ मैंने एथिक्स के ले लिए थे। तो जहाँ जहाँ मुझे गैप्स लग रहे थे उनके मैंने स्पेसिफिकली या तो यूट्यूब से देख लिया या तो ऐसे कुछ करके हेल्प मैं लेती रही, बट नॉट फाउंडेशनल कोर्स पर से। तो वो मैंने नहीं किया। अब आते हैं आपके कॉमर्स ऑप्शनल पर। कॉमर्स ऑप्शनल आपने क्यों चूज किया? हालांकि आपने इसका आंसर कर ही दिया है, यू आर ग्रेजुएट इन पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड यू आल्सो डिड योर यूजीसी कॉमर्स, बट डिस्पाइट दैट देर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच पीपल हैव फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड दैट शुड आई गो फॉर कॉमर्स ऑप्शनल और नॉट। तो आपने कैसे डिसीजन मेकिंग की कॉमर्स के लिए? So I realized after seeing other optionals that जो भी आता है क्वेश्चन, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज टिल ग्रेजुएशन एंड इवन बियॉन्ड ग्रेजुएशन। तो अगर कोई और ऑप्शनल में चूज़ करती तो इट वुड हैव बीन अ रियल न्यू सब्जेक्ट फॉर मी ऑल टुगेदर, क्योंकि जीएस में थोड़ा हम जर्नलिस्टिक लिख सकते हैं, बट एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न वी नीड टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी कोर सब्जेक्ट डिमांड शुड बी मेट। सो उस तरीके से मुझे लगा कि कॉमर्स जो है मैं काफ़ी उससे मुझे पहले से एसोसिएशन है, तो एक रीज़न ये था। प्लस एक ये भी रीज़न था कि मुझे अपना सब्जेक्ट नहीं छोड़ना था। आई वॉज डूइंग यूजीसी नेट ऑल्सो, आई वॉज टीचिंग ऑल्सो, सो आई हैड सम एसोसिएशन विद कॉमर्स एंड आई वॉन्टेड टू कीप इट लाइक दैट, क्योंकि अगर एक बार मैं कॉमर्स छोड़ देती तो आई थॉट मे बी आई वुड लूज कॉन्टैक्ट विद कॉमर्स फील्ड एज सच। राइट। तो अब आप कैसे देखते हैं कॉमर्स ऑप्शनल को? क्या क्या चीज़ें आपकी फेवर में रहीं और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए कॉमर्स में इन जनरल? मतलब ऑप्शनल जो लोग अभी डिसाइड करना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। चीज़ें अच्छी ये रहती हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि एग्ज़ाम में जो आनी है आपका क्या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है, कौन से सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते। आप इजीली प्लानिंग कर सकते हो। यू मे नॉट इवन टेक एनी कोचिंग्स बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डन दिस इन ग्रेजुएशन और इन योर सीए एग्जाम्स, IPCC. So this is a plus point for people from commerce optional. So if a person wants to choose commerce optional, being a commerce graduate or a CA, I think it's better to have some kind of recognition कि कुछ similarities रहती हैं उन चीज़ों में। But challenging इस respect में है ये optional कि you have 10 subjects and they have been concised into 2 different papers. So paper 1 is a bit challenging in that respect, in my opinion, that you have to do almost 6 subjects in one paper, and it becomes a bit challenging with GS, especially balancing it with GS. मुझे लगता है कॉमर्स ऑप्शनल में अगर if a person is well versed with basics, that person can easily score 230 to 35 marks. But after that you have to have some good hold and good answer writing practice. Right. क्योंकि 236 I got in my first mains with very less preparation. But that journey from 236 to 280 or 285 that the highest scorer person is getting, that 50 marks are very difficult to get in commerce. So this is what I have. Right. तो यानी कि पेपर आप कॉमर्स ऑप्शनल लें, आपके बैकग्राउंड है, लेकिन ग्रांटेड ना लें। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक कॉमर्स में लोग कर सकते हैं वो है कि क्योंकि सब्जेक्ट हमने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं तो समवेयर वी टिल्ट टुवर्ड्स जीएस, और पेपर 1 में स्पेशली हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और पेपर 1 में फोकस ना करने की वजह से वो हमारा जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो हमारी वीकनेस भी बन सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अलर्ट या हमारे लिए एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेपर 1 शुड नॉट बिकम आवर वीकनेस, इट शुड बी आवर स्ट्रेंथ। वंडरफुल। चलिए, तो अब आते हैं आपके ओवरऑल स्ट्रेटजी पे। तो जैसे आपने 3 मेंस लिखे हैं कॉमर्स में, एक ओवरऑल बेसिक से आपने कैसे स्टार्ट किया? आपने क्या कोचिंग के नोट्स पे रिलाई किया सोलिली, या आपने स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की? कैसे आपने इन सब चीजों को यूज किया? So initially I took some notes which are available in the market. So I relied on that in my first attempt. But I got 236 marks in my first mains in commerce optional, which was very less.
then I realized कि I need to work on basics more, क्योंकि notes में it is more of a compilation from different sources. So I then went back to basic books. I read Pearson's and other different Taxman publications. अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स यूज की थी आप अपनी ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन बुक्स फॉर पेपर 1, M.N. अरोड़ा एंड सिंघानिया बुक, जो विच आर फॉर इनकम टैक्स एंड ऑल दैट, वो मैंने फिर से रीड की अच्छे से, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे फिर से उसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है. और पेपर जो मैंने फर्स्ट टाइम मेंस लिखा था, आई डिड नॉट सी मच ऑफ PYQs ऑल्सो, विच वॉज लैकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. फिर मैंने अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर किए इन माई सेकेंड मेंस, ड्यूरिंग माई सेकेंड मेंस. वो मुझे लगता है कि मेरे को इम्पॉर्टेंट लगे कि मुझे अपने नोट्स बनाने चाहिए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. आई यूज कोचिंग मटेरियल ऑल्सो. नाउ इन दिस अटेम्प्ट विच वॉज माई थर्ड मेंस, I also saw your notes, which were very good examples. I incorporated many things which are there in the notes. Didemi के notes आपने? Didemi, yes sir. So I incorporated the things which were not there in my notes from the notes that you have provided. So I kept on making, improving my notes. This is what I did in this means, because I realized that notes have become a standard. Everybody is having the same sources, which is maybe leading to mediocre marks in commerce, because everybody may be writing the same kind of content. So I wanted to differentiate it somewhere. Right. So I made my notes and I kept on improving it from different sources, including Didemi sources, which I used in this attempt. Right. तो 2025 में आपने अपने नोट्स को भी यूज़ किया प्राइमरली, उसको बेस बना करके, और आप उसमें जो भी आपको नई नई सोर्सेज मिले आप उसमें ऐड करते चले गए. चलिए ठीक है. तो पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 2 में हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, OTOB, HRM, IR. सो एक नॉर्मली एक क्वेश्चन होता है एस्पिरेंट्स के माइंड में कि क्या हम OTOB अटेम्प्ट करेंगे तभी हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, या HRM, IR से भी मिल सकते हैं. आपने इसको कैसे देखा, आपकी जर्नी कैसी रही इसके बारे में? मैंने तो सर ये सोचा था कि मैं ऐसा कुछ फिक्स्ड माइंड में लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिछले मेन से मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं OTOB ज़्यादा अच्छे से करके जा रही थी, बट मे बी आई वॉज नॉट मच कंफर्टेबल इन द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन OTOB, क्योंकि कई बार थियरीज थोड़ी कॉम्प्लिकेट करके एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाता है. सो दिस टाइम आई डिड ऑल 4 सब्जेक्ट्स, HRM, IR ऑल्सो मैंने अच्छे से किए थे वो. और मैंने अटेम्प्ट भी, जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है 5th क्वेश्चन, आई अटेम्प्टेड इट फ्रॉम HRM, IR. तो मैं ऐसे कुछ स्पेसिफाइड लेके नहीं जा रही थी. मुझे ऐसे लग रहा था कि द क्वेश्चन आई कैन अटेम्प्ट एट द बेस्टेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं वही अटेम्प्ट करूंगी. राइट. तो HRM, IR की क्या सोर्सेज आपने एक्स्ट्रा यूज की थी? सो HRM, IR का भी वही था कि आई मेड नोट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, कुछ ओरिजिनल पब्लिकेशंस जो देते हैं, प्लस आई ऑल्सो यूज योर नोट्स टू इम्प्रूव एग्जाम्पल्स. जैसे HRM में आपने काफ़ी सारे करंट एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए थे फ्रॉम डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो डिफरेंट कंपनीज यूज करती हैं, जो हैंडरिटन एग्जांपल आपको दिए थे, टॉकिंग अबाउट दैट. हां, यस सर. आल्सो इन योर नोट्स सम केस स्टडीज वर रिटन, केस स्टडीज भी दी थी. हां, राइट. यस सर. और कुछ ओरिजिनल थिंकर्स जो मैंने रीड किए थे एक बुक, उसमें भी कुछ एग्जांपल्स थे. तो आई यूज दोज एग्जांपल्स, और आई ट्राई टू नॉट यूज वेरी एग्जांपल्स आर वेरी कॉमन, ताकि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रहे. राइट. नॉर्मली जो हमें कॉपीज में मिलते हैं वो मैंने रिफ्रेन किया था उससे लिखने में. राइट. जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, यस, नॉर्मली जो हमें पॉपुलरली नोन कंपनीज होती हैं उनको लिख करके, तो यू नो एवरीवन इज राइटिंग सेम एग्जांपल, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना. लेकिन डिफरेंशिएट करने में एक प्रॉब्लम होता है कि ऑथेंटिसिटी. जैसे आजकल बहुत सारे लोग AI यूज करते हैं, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट AI? सर, आई इनिशियली try to use ChatGPT during my this means, but आपसे बात हुई थी, आपने भी बोला था कि sometimes AI is not authentic, तो you need to recheck. और कई बार क्या होता है कि वो amalgamate करके चीज़ों को create कर देते हैं, थोड़ा hallucination create होता है. मतलब it will never deny any answer, but we have to cross check कि what is the source of that answer. So initially I used, but after talking with you, as you mentioned that some authors should also be referred before writing an example. तो मैंने AI से नहीं यूज़ की थी. I used authentic examples which you gave, or written in some authentic author based books. So I did not use any example from ChatGPT, because I also realized after asking questions कि ChatGPT was creating its own examples, which was actually not there on the company's website or their own material. So they were creating some things. Right.
Okay, maybe we need to find some better way to use AI. Yes, sir. Or I think we can use it to just enhance our knowledge, but not take it for on the face value. Right. We should be very cautious while using it. We have to apply our own mind actually. Yes. Before actually using the material of ChatGPT. अब बात करते हैं टॉपिक्स की. तो टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए या आपने क्या अप्रोच फॉलो किया था? कैसे आपने टॉपिक को प्रायोरिटाइज किया? ओटी, ओबी, एचआरएम, आईआर चारों के बारे में थोड़ा बताइएगा आप. सर, ओटी और ओबी की जो थियरीज हैं, आई वॉज वेरी श्योर कि ये बहुत अच्छे से करके जाने हैं क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर ओटी मॉडर्न थियरीज, क्लासिकल थियरीज. ओबी में आई did motivation, leadership very well, perception theories very well. क्योंकि उसका यूसेज सिर्फ कॉमर्स ऑप्शनल में नहीं है, उसका यूसेज यू कैन यूज इट इन एसे ऑल्सो. सो आई यूज इट इन एसे एज वेल. इन माई अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑल्सो आई यूज सम परसेप्शन थियरीज, Johari window also I used, transactional analysis, all that I used in essay also. And I scored 122 in essay. That's good. So because of those theories. Because these are psychological theories. Yes, these are psychological theories that they can also be used in ethics. Right. I have used them in ethics also in somewhere. So I did all those theories very well in all 4 papers wherever they were. If I talk about HRM and IR, I realized that it is more journalistic, or we have made it more journalistic. So I tried to find some specific things which are there in HRM and IR also. And I tried to attempt those questions which are not very journalistic. Just because people who are checking the paper, I presume, are professors or people, very learned people. Right. So they are looking for something, some original thoughts, some research papers which people might have contributed. So they are not looking for journalistic things much. Right. So I made sure that things which are very specific to the subject should not be left behind. And journalistic points we can always create, and we can also think in the वहाँ पे journalistic वाले में differentiate करना थोड़ा मुश्किल होता है. Yes sir. तो जैसे ओबी में मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज, पर्सनालिटी थ्योरीज, ये बहुत ही स्पेसिफिक चीजें हैं और यहाँ से हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी पता चलती है. जैसे आपसे भी बात हुई थी तो आपने बोला था कि कोर शुड बी फोकस्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जर्नल लिख रहे हो, इट शुड नॉट लुक लाइक अ जीएस पेपर. राइट. तो उसके लिए आई मेड श्योर कि पेपर 2 में स्पेसिफिकली मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखूं जो एग्जाम से बाहर हो. आई शुड नॉट क्रिएट एनीथिंग ऑन माई ओन, because people who are checking are looking for the core of the subject. Right. They are professors. Yes. They have devoted their life on the subject. तो हम उसको जर्नलिस्टिक तरीके से नहीं ले सकते. और जीएस तो जीएस है. देखो जीएस में भी लोग स्पेसिफिक लिखते हैं, आपने भी लिखा होगा स्पेसिफिक, लेकिन ऑप्शनल में तो एक्चुअली एक अभी यूपीएससी चेयरमैन सर का इंटरव्यू हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर 25 में. तो उन्होंने ऑप्शनल रिटेन करने का जो बड़ा रीज़न बताया था वो ये बताया था कि हम स्टूडेंट की डेप्थ को चेक करना चाहते हैं, उनकी नॉलेज की डेप्थ को चेक करना चाहते हैं, उनकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को चेक करना चाहते हैं. इसीलिए हमने ऑप्शनल रखा हुआ है, क्योंकि हम वो चीज़ जीएस में चेक नहीं कर पाते. जीएस में जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ओपन एंडेड होते हैं. तो ऑप्शनल में हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्सेप्चुअल डेप्थ. हमें एग्जैक्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ गोल थ्योरी. वो हमें पता होना चाहिए कि पाथ गोल थ्योरी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट उसमें प्रपोजिशन क्या है. लाइक वी शुड नॉट राइट ए वेरी जर्नलिस्टिक टाइप ऑफ आंसर. वंडरफुल वंडरफुल. पेपर 2 में जैसे 10 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों में आपने कुछ डिफरेंशिएट किया था कि 10 मार्कर में कुछ अलग अप्रोच होगा, 15 मार्कर में कुछ अलग अप्रोच होगा. 20 मार्कर भी आते हैं, 20 मार्कर इनफैक्ट 20 मार्कर ज़्यादा आते हैं. सर ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन तो नहीं था. आई वॉज मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ऐसा भी नहीं था कि मैं ओवर स्ट्रेच कर रही थी. जो मुझे लग रहा था कि पूछा गया है, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि वो डिमांड कंप्लीट हो जाए. और मैं कोशिश कर रही थी कि टाइम के अकॉर्डिंग 10 मार्कर्स को मैं थोड़ा कम टाइम दे रही थी और स्पेस जो है उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रही थी. आई ऑल्सो यूज्ड डायग्राम्स, ऑथेंटिक डायग्राम्स ऑल्सो आई यूज्ड. उससे थोड़ा मैनेजमेंट हो जाता है, स्पेस मैनेजमेंट. तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएटिंग तो नहीं था. और ये भी होता है 20 मार्क्स में दे यूजुअली आस्क यू 2 क्वेश्चंस और देयर आर 2-3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. राइट. सो इन दैट सेंस वी आर जस्ट मीटिंग द डिमांड. यू गेट सफिशिएंट टाइम एंड स्पेस. यस. डायग्राम्स के बारे में आपने बात की कि डायग्राम्स आपने ऑथेंटिक डायग्राम्स बनाए हैं, तो थोड़ा बताइए. जैसे जीएस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं.
तो क्या ऑप्शनल में भी हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे फोकस करना चाहिए या डायग्राम जो हमारी स्पेसिफिकली ऑथेंटिक डायग्राम्स है उस पर फोकस करना चाहिए हमें? सो आई थिंक ऑथेंटिक डायग्राम्स ही लिखने चाहिए, उसमें अपनी तरफ से क्रिएट नहीं करने चाहिए जस्ट टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने जो स्टैंडर्ड हमारे डायग्राम्स हैं वही यूज़ किए थे, जैसे कुछ थियोरीज के डायग्राम्स हैं, जैसे मैस्लो की थ्योरी है, उसमें डायग्राम है। यस, पाथ गोल के गोल का डायग्राम है, तो हाँ। वो जो लाइफ साइकिल थियोरी और इनके जो प्रॉपर डायग्राम्स है वही मैंने यूज़ किए थे। मतलब कुछ भी ऐसा ड्रैग नहीं था। कहीं पे अगर डायग्राम नहीं है तो आई वाज यूजिंग एग्जांपल और सम केस स्टडी, वहाँ पे थोड़ी फ्लूइडिटी मिल जाती है बिकॉज केस स्टडीज तो यू कैन टेक फ्रॉम एनी कॉर्पोरेट सेटिंग, तो दैट आई डिड। राइट। और थिंकर्स का आपने कैसे यूज किया था? थिंकर्स आई यूज्ड वेरेवर आई फेल्ट लाइक दे आर रेलेवेंट। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने HRM में यूज़ नहीं किए, जहाँ मुझे लग रहा था मैं यूज़ करी थी, बट आई वॉन्टेड इट टू बी वेरी रेलिवेंट टू द टॉपिक। ओवर स्ट्रेच नहीं कर रही थी मैं कहीं पे भी। और थिंकर्स मैंने ऐसे भी नहीं था कि ओवर यूज़ किए थे। कई बार हमें लगता है कि पूरा क्वेश्चन हम थिंकर्स ही लिख रहे हैं, हाँ. तो वो मैंने नहीं किया था। इन वन क्वेश्चन आई वॉज यूजिंग 1 or 2 thinkers, और अगर पूछा गया स्पेसिफिक then I was using more thinkers. Unless and until they are not asking specifically about thinkers, so I was not using much. तो आपके पास थिंकर्स की डेफिनेशंस आपने रटी थी या आइडियाज आपने उनके इनकॉर्पोरेट किए थे अपने थिंकिंग में, अपने आंसर्स में, या आपने कोई फॉर्मूला बनाया था कि हर आंसर में एक थिंकर लिखना ही है? मतलब आपका अप्रोच क्या था, आपका माइंडसेट किस तरह का था थिंकर्स को लेकर के? नहीं, ऐसा कुछ रटा नहीं था। आई वॉज जस्ट नोइंग द कोर व्हाट दे टॉक्ड अबाउट। जैसे हर थिंकर का कुछ कोर है। अगर हम क्लासिकल थियरीज का देखते हैं तो उनकी कोई अप्रोच है यूज़ करने की। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने हार्ड एंड फास्ट कुछ रखा था कि यूज़ ही करना है। हाँ. तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन आता था उसको मैं रीड करके पहले मैं डिमांड सोचती थी कि इसकी ये पूछ क्या रहे हैं। उसके बाद आई ट्राई टू फाइंड वॉट एवर इज रेलिवेंट फॉर दैट डिमांड। अगर उसमें थिंकर नहीं कोई आ रहा है तो आई वोंट यूज इट। तो बाकी एक मैंने पूल बना लिया था अपने माइंड में कि अगर हम OT में देखते हैं तो ये अलग अलग थिंकर्स हैं, अलग अलग थियरीज हैं। जैसे कंटिजेंसी थियरी है, तो कंटिजेंसी थियरी जब भी ऐसी कोई बात आएगी जिसमें यू आर नॉट श्योर या देयर इज सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, तो देयर वी कैन यूज इट। इफ एंड बट थियरी है तो दैट इज ऑल्सो कंटिजेंट। तो उनमें आई हैड थिंकर्स इन माई माइंड, बट आई वॉज यूजिंग इट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। राइट। एग्जाम्पल्स की हमारी बात हुई, आपने हालांकि बताया कि आपने एग्जाम्पल्स कुछ डैडी में मटेरियल से लिए, कुछ आपने अदर सोर्सेज से भी लिए। तो एग्जाम्पल्स को लेके आपका क्या अप्रोच होता था? क्या आप ऐसा कुछ सोचते थे कि हर क्वेश्चन में मुझे 2-3 एग्जाम्पल, मतलब क्या अप्रोच था आपका, माइंडसेट क्या था एग्जाम्पल को लेकर के? उसमें भी ऐसे ही था कि मैंने जो भी एग्जाम्पल्स अपने नोट्स में लिखती रहती थी साथ में कि ये एक पर्सन ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में, पर्सनैलिटी में हम जैसे यूज़ कर सकते हैं, कैरिस्मेटिक लीडरशिप में। तो उसमें मैं ऐसे कर रही थी कि कॉमन एग्जाम्पल्स में ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि कैरिस्मेटिक लीडरशिप में वी यूजुअली यूज़ सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल, महात्मा गांधी, और तो वो थोड़े रिपीटेटिव हो जाते हैं। तो आई मेड श्योर कि वो थोड़े से कॉर्पोरेट वाले रहें। जैसे किरण मजूमदार शॉ आई यूज्ड इन वन क्वेश्चन, नायका फाउंडर आई यूज्ड इन वन ऑफ द क्वेश्चन, फाल्गुनी नैयर। सो वो डेड में डिटेल में दिया हुआ है। यस सर। सो आई यूज्ड द स्पेशली इन HRM, जो आपके HRM के हैंड रिटन नोट्स थे उसमें और प्रिंटेड मटेरियल में नोट्स में जो एग्जांपल्स थे वो मैंने एक जगह लिख लिए थे। और मैंने रटे नहीं थे वो, जो इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि वो वर्क करता है नहीं, बट आई वाज नॉट एबल टू मग अप the definitions, so I did not use it in the exam, but I used examples very well. आंसर राइटिंग को लेके आपको क्या अप्रोच रहा? मतलब जैसे आपने 2023 में हमारी टेस्ट ज्वाइन किए थे, इवन दो यू डिड नॉट राइट 23-24 अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो 25 में आपने अटेम्प्ट दिया। आंसर राइटिंग को लेके आपका क्या मानना है कि डेली आंसर राइटिंग, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट क्या रोल प्ले करते हैं? आपको क्या फायदा लगता है इसका? So definitely they are very important, especially daily answer writing, because it keeps you in touch with your optional. The most important problem that I have faced with commerce optional is to balance it with GS, and we tend to neglect it and we tend to give more time to GS. This is what has happened with me earlier. So daily answer writing keeps you updated about the subject. It keeps you
वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि हम अभी लिख रहे हैं कॉमर्स तो हम छोड़ नहीं रहे हैं उसको. डेली आंसर राइटिंग आई वुड से कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एज फार एज सेक्शनल इज कंसर्न, आई थिंक इट विल हेल्प इन रिविजन ऑफ होल सब्जेक्ट. जैसे कई बार हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम टाइम पे हम कैसे रिवाइज करेंगे, सो सेक्शनल टेस्ट हेल्प इन दैट. और फुल लेंथ इज जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कि आर यू एबल टू परफॉर्म इन दोज 3 hours, क्या वो कंप्लीट कर पा रहे हो आप. सो आई थिंक ऑल दीज थ्री आर इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डेली आंसर राइटिंग, बिकॉज अगर आप रोज प्रिपरेशन करोगे यू विल ऐड समथिंग एवरी डे. राइट. तो वो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है. राइट. तो आपने अपना आंसर राइटिंग का अप्रोच क्या था? हालांकि काफी सारी चीजें आपने बता दी ऑलरेडी, लेकिन ओवरऑल अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है पेपर 2 का या पेपर 1 का, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपका अप्रोच, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? आप उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हो? इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, एक ओवरऑल अप्रोच आप बताइए. सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 2 बार क्वेश्चन रीड करती थी. उसमें डिमांड जो मुझे लगती थी कि उसको वो क्या पूछना चाह रहे हैं. उसके बाद मैं सोचती थी कि इसमें थिंकर्स क्या आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स क्या आ सकते हैं, इसके अंदर डायग्राम्स कैसे यूज हो सकती हैं. तो एक माइंड में फ्रेमवर्क, इनफैक्ट आई यूज्ड टू राइट ऑन द पेपर इटसेल्फ कि जो हम फटाफट सोचते हैं कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्टिंग वाला जो होता है, तो वो कुछ चीजें मैं साथ में लिख लेती थी रफ में, क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन पेपर में रफ में पेंसिल से. यस सर, कि क्या उसमें हम लिख सकते हैं चीजें. फिर उसके कोर पॉइंट्स जो हम यूज कर सकते हैं कि अगर थिंकर है स्पेसिफिक तो उसमें ही मैं रिस्ट्रिक्टेड रहती थी. अगर हम बियॉन्ड जा सकते हैं, थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो यू कैन थिंक बियॉन्ड अक्रॉस पेपर्स ऑल्सो. जैसे ओटी का क्वेश्चन है तो यू कैन यूज सम ओबी थिंग्स ऑल्सो. तो I used across the papers. HRM में भी I used some of the concepts from OBOT. Right. So brainstorming करके then I used to think कि उसको कैसे arrange करना है. अगर 2 pages हैं, 3 pages हैं, तो how to start intro. तो intro के भी कुछ templates हैं कि either you can start off with a definition or meaning or some current happening. करंट में यूजुअली कॉमर्स में हमें नहीं मिलती हैं करंट चीज़ें लिखने को, तो आई यूज टू रिफ्रेन फ्रॉम इट. तो मैं ज़्यादातर थिंकर्स या मीनिंग या ऐसी चीज़ों से यूज़ करती थी, स्टार्ट करती थी. और आई यूज टू यूज़ एग्जाम्पल्स इन बिटवीन. जो करंट वाली चीज़ें हैं उसको बॉक्स बना के लिख दिया जस्ट टू हाईलाइट की आई हैव रिटन दिस. कुछ हेडिंग बना के लिख दिया केस स्टडी है, साइड में राइट साइड में डायग्राम बना दिया. सो दिस इज हाउ आई यूज टू. करंट अफेयर्स के लिए आप स्पेसिफिक कुछ सोर्स फॉलो करती थी ऑप्शनल के लिए कि मतलब कि आपको कोई न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा फॉलो करना है, या कैसे आप अपने एश्योरेंस लेके आते थे कि हाँ करंट अफेयर्स कवर हो ही जाएंगे, करंट अफेयर्स से जो बेनिफिट आपको लेना वो आपको मिल ही जाएगा? मैंने इसे कुछ स्पेसिफिक तो रीड नहीं किया था अलग से, कोई ऐसे इकोनॉमिक न्यूज़पेपर भी यूज़ नहीं किया था. तो कंपाइलेशंस व्हाट एवर यू गिव आई यूजुअली जस्ट रेड इट बिफोर द एग्जाम, क्योंकि इतना टाइम मुझे लगता था कि नहीं सफिशिएंट, कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं था उसका. कि हम एक पेपर अलग से पढ़ रहे हैं जस्ट टू गेट एग्जांपल्स फॉर ऑप्शनल. प्लस ऑप्शनल में इफ यू सी द क्वेश्चंस आर यूजुअली ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, दे आर नॉट आस्किंग अ लॉट ऑफ करंट बेस्ड क्वेश्चंस. तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ही पूछते हैं, बट आप उसमें यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं करंट. जैसे आई रियलाइज्ड कि IR वाज इन न्यूज अ लॉट, लेबर रिफॉर्म्स काफी न्यूज में था. राइट. तो वो मैंने रीड कर लिए थे, लेबर कोड्स में क्या चल रहा है, स्विगी और जोमेटो जिनके जो स्ट्राइक्स चल रहे थे. बट आई डिड नॉट फॉलो एनीथिंग स्पेसिफिक. तो कुछ कंपाइलेशंस जो आपने दिए थे एंड में वो मैंने करंट के देख लिए थे. FMI में ज्यादा काम आता है. यस डेफिनेटली FMI में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. OTOB में एग्जांपल्स की जो हम कंपाइलेशन देते हैं वो उससे भी काम हो जाता है, बिकॉज लार्जली जो भी न्यूज़ वगैरह आती है उसको कंपाइल करके that makes sense. FMI में I used your handwritten notes. उसमें बहुत सारा करंट लिखा हुआ था, स्पेशली रिलेटेड टू SEBI, RBI कि T+1 आ चुका है या फिर क्या चेंजेस आए हैं. जो स्टॉक मार्केट में कुछ SEBI भी बहुत सारी नई चीजें लेके आया है. एंड आई थिंक क्वेश्चन वाज आस्क्ड आल्सो रिलेटेड टू दैट. FMI में आई थिंक इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव करंट एक्चुअली. हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डायनामिक है FMI. तो और FMI में भी ऐसा नहीं है कि हमें पूरा इकोनॉमिक्स रेगुलरली फॉलो करना है. ये हो सकता है कि लास्ट में जाकर के जो भी हमारे सिलेबस वाले टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग एक सेट ऑफ डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, SEBI में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, कैपिटल मार्केट में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इंश्योरेंस में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, RBI के क्या डेवलपमेंट हुए हैं, अगर वो डेवलपमेंट के अराउंड हम सोच रहे हैं उसका क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस और लिमिटेशंस, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट. मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिक वे में हमें क्या चाहिए वो निकालना है, रादर देन कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते जा रहे हैं. GS की तरह नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर कोई नया टॉपिक रैंडमली आ जाएगा. यहाँ पर वो पूछेंगे तो RBI टॉपिक
को जो स्टैटिक पार्ट है उसी को पूछेंगे और उसमें आपको करंट अफेयर्स को अमेलगमेट करना है। Yes. या ओटीओबी, HRM, IR में भी आपको टॉपिक स्टैटिक ही रहेगा, उसमें आपको करंट अफेयर्स को यहाँ इधर उधर से जो एग्जांपल्स आपके आ रहे हैं वो इनकॉर्पोरेट करने हैं। डेफिनेटली। परफेक्ट, परफेक्ट। पेपर 1 में आपका क्या अप्रोच था? न्यूमेरिकल और थ्योरी को लेकर के आपको क्या अप्रोच आपको लगता है वर्क करता है? सर, इन थियोरी आई रिलाइड ऑन दी कोर जो भी ओरिजिनल थिंकर्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एफएम में वी टेंड टू राइट इन आवर ओन वर्ड्स, तो उससे मार्क्स शायद उतने मिलते नहीं थे। राइट। तो मैंने इस बार मेक श्योर किया था कि वट एवर एफएम क्वेश्चंस आई विल राइट, आई विल यूज ओरिजिनल लैंग्वेज, जैसे एमएम थियरी है या और थियरीज हैं। रिवीजन क्लासेस भी ली थी हमने लास्ट में जाकर के। यस सर, उसमें भी आपने भी मेंशन किया था कि वी शुड यूज द वे द ओरिजिनल थिंकर हैज रिटन, राइट, ताकि वो ऑथेंटिसिटी रहे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाती है ओवर द पीरियड। वो हम अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर देते हैं जीएस की तरह, वो नहीं होना चाहिए। यस सर, तो एफएम की थियरी में तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि ऑथेंटिक रहना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट टैक्स, तो वो काफी फ्लूइड है, करंट पे चलता है, उसमें ज्यादा थियरी आती भी नहीं है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड। But if I talk about tax theory, so LTCG, STCG was in news, house property, तो वो भी I used most of the articles the way they have already been written in the law, तो मैं वो वैसा लिखना चाहती थी। Cost की theory में I used my own notes, तो उसमें मैंने लिखे हुए थे topics, जैसे स्पेशली जीरो बेस्ड बजटिंग है या फिर वेरिएंस है। तो थियरी में तो आई मोस्टली वांटेड टू कीप इट मोर ओरिजिनल। न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस का आई थिंक मेन गेम है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर पाते हो उसके, और मुझे लगता है कि वो मैं उतने अच्छा कर भी नहीं पाई थी। आई गेव सम लेस टेस्ट, आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ डायडेमी, आई गेव फ्यू टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो जीएस का जो ओवरलोड होता है वो कहीं ना कहीं अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो दैट backfires. Yes sir, yes, I think in numericals I was a bit underconfident this time also because of overpowerance of GS, because at the end you feel like that time बहुत कम है और GS बहुत सारा करना है, so वो कहीं ना कहीं एक compromise हो जाता है। For numericals I wanted to make sure कि मैं रोज कुछ numericals practice कर लूँ, but I could not execute it properly, but I would suggest people to do numericals every day. Right. इनफैक्ट आपका तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, जो आपने बताया पेपर 1 में हेल्थ इश्यूज की वजह से। उसी समय मेरी आपसे बात हुई थी एग्जाम के तुरंत बाद, तो आपने बताया था। वंडरफुल, वंडरफुल। और कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे कॉमर्स ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए? एक सजेशन तो मैं सबसे पहले दूंगी कि बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर चॉइस। यूजुअली व्हेन अ पर्सन टेक्स कॉमर्स ऑप्शनल, they take it for granted, or they feel like it is easy, or they know it already. So the thing is that if you won't do it before the exam, performing in exam is very difficult in commerce. Right. So the first suggestion would be to give as much test as possible and keep it very real. Do not mix your GS knowledge with your commerce option. Right. We have to keep in mind the depth of the concept. Definitely sir. And secondly, I would say to give more tests that I think I lacked somewhere in that. So daily answer writing बहुत important है, sectional test भी important, and giving it in a time frame, proper time frame, that is important. और thirdly, I would say कि balancing it with GS is difficult. So I would suggest to complete your optional before your prelims. As much as possible, because after your prelims the time has already been reduced by the UPSC board, so the time is already less and you get almost 70-75 days. In that it is very difficult to balance it out. So complete it before your prelims, make your notes, use material whatever you like, stick to that, and after your prelims keep on writing as many tests as possible. इंटरव्यू में कॉमर्स का क्या रोल था आपके इंटरव्यू में? डिड दे आस्क द क्वेश्चन ऑन कॉमर्स? Yes sir, there were few questions on free trade agreements. They were in news at that point. Economics. Yes sir. So in commerce optional usually it is taken as economics by the board. So economics based questions were there. But एक चीज मुझे realize हुई कि in other questions as well, they were looking it from the perspective of economics, because of my background. Right. To give you an example, I was asked a question on whether we should give farmers MSP on millets.
Right. And they mentioned that since you are from commerce background, do you think we should give MSP to the millet farmers? So मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं in the backdrop they are asking the questions because of your background. Right. काफी जगह मैंने भी देखा है कि कॉमर्स से 1 या 2 मेंबर क्वेश्चन स्पेसिफिकली भी पूछते हैं. Yes. जैसे इस बार एक स्टूडेंट है ट्विंकल अरोड़ा, रैंक 91, तो उनसे भी कॉमर्स के 2 या 3 मेंबर्स ने क्वेश्चंस पूछे थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे. और जैसे आपने बताया इकोनॉमिक्स, तो बोर्ड के लिए कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. Yes, तो मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम पे कि इकोनॉमिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो आप. हाँ जी, नहीं वो आपने बताया भी था जब इंटरव्यू हम प्रिपेयर कर रहे थे. इन योर सेशंस आल्सो यू मेंशन कि फॉर देम कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इज सिनोनिमस. सो मेक श्योर दैट जो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स हैं वो अच्छे से हो. जैसे मुझे एक्सपोर्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ चाइना एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडिया. So they asked for specific percentages. Economic survey se tha question. Yes, sir. And then they gave me a situation that you have just 6 months and you have to increase the exports from India. How will you do it in 6 months? So ऐसे इस टाइप के questions थे. तो वो हमने डिस्कस भी किया था. खैर ट्रांसक्रिप्ट्स भी आपने शेयर की थी, तो उसमें पता लग रहा था कि they are mostly oriented towards economics. Right. अब आते हैं डायडेमी आईएएस के रोल के बारे में. तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी सोर्सेज आपने डायडेमी आईएएस से यूज़ की वही बताइएगा. देखिए, इस जर्नी में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैंने सिर्फ एक ही सोर्स यूज़ की पूरी लाइफ में और पूरे प्रिपरेशन में एंड मैं एक ही सोर्स से बन गया पूरा. तो क्या क्या सोर्सेज आपने यूज़ किए और कहाँ से आपको रियल में आपको फ़ायदा होगा. मतलब इससे एक मुझे भी फीडबैक मिलेगी और जो स्टूडेंट्स दे आर ट्राइंग टू use the डायडेमी resources, they will also get authentic feedback. जो भी authentic हो आप बताइएगा. सर एक तो मैंने यूज़ की थी आपके PYQ सॉल्यूशंस, बिकॉज PYQs are very important to understand. तो जो आपके compilations थे PYQ सॉल्यूशंस थे, that I used. पेपर 1 पेपर 2 दोनों यूज़ किए थे आपने? Yes. और उसको कैसे यूज़ किया आपने ये भी बताइए, क्योंकि बुक्स लेना एक अलग चीज़ है लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका क्या होना चाहिए. क्या आपने सारे पढ़े थे सॉल्यूशंस को या आपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किए थे या अप्रोच आपने वहाँ से सीखा था? लाइक व्हाट एग्जैक्टली you did? So I used to start any subject with PYQs. So I used to take out those PYQ solutions. I used to read all the questions कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ओवर द इयर्स कैसे चेंज हुआ है पैटर्न. तो वो उससे पता, क्योंकि 44 इयर्स के आई थिंक आपने वो दिए हुए थे और उसको टॉपिक वाइज भी कंपाइल किया हुआ है और जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं सब टॉपिक वाइज वो भी साथ में रखे हुए हमने ताकि जो रिपीटेशन हो रहा है वो भी दिख सके क्लियरली. हाँ, सो आई यूज्ड टू रीड PYQs. उससे मेरे को पता लग जाता था कि क्या टॉपिक ज़्यादा प्रेफरेबल कर रही है जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. फिर मैं उस जो आपके सॉल्यूशंस थे उसमें मुझे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी, तो आई यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट इन माय नोट्स. पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक आपको याद है कुछ? पेपर 1 में न्यूमेरिकल्स में तो वी कांट एक्चुअली डू एनीथिंग, बट न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल जो है, चाहे वो पेपर 1 की थ्योरी हो पेपर 2 की हो, वहाँ पे मैंने PYQs के सॉल्यूशंस को यूज किया था. न्यूमेरिकल्स में तो मैं खुद सॉल्व करती थी, फिर चेक करती थी वेदर आई एम एबल टू डू इट करेक्टली और नॉट. उसके बाद मैंने सेकंड चीज़ ये यूज़ की थी कि आपके मैंने मटेरियल यूज़ किया था फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. तो क्योंकि टाइम कम होता है मेंस के टाइम पे, तो जहाँ पे मेरे नोट्स बने हुए थे मैं कुछ चीज़ें वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर ली थी और जो नहीं बने थे वो मैंने आपकी बुक्स से डायरेक्टली रीड कर लिया था. पेपर 2 में जैसे आपने बताया एग्जांपल्स ले लिए, डायग्राम्स ले लिए थे, डायग्राम्स ले लिए थे. कुछ नए पॉइंट्स मुझे लगता था यूनिक पॉइंट्स, जैसे कुछ नीश थ्योरीज थी जो नॉर्मली स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं होती. तो कुछ OT की थियरीज कुछ नई थी जो मेरे नोट्स में नहीं थी, OB की नहीं थी. कुछ एक्सप्लेन बहुत अच्छे से थी, जैसे पर्सनालिटी की थियरीज बहुत बेटर एक्सप्लेन थी आपके नोट्स में. मैंने खुद नोट्स बनाए हुए वो मतलब मल्टीपल सोर्सेज को यूज करके. आई हैव ट्राइड कि जितनी भी अवेलेबल अच्छी सोर्सेज हैं वहाँ पे जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको मैं कंपाइल करके और स्टूडेंट को इधर उधर ना भागना पड़े. तो हालांकि ओरिजिनल सोर्सेज तो डेफिनेटली हैं एंड गिवन अ चांस वी शुड ऑलवेज गो फॉर द ओरिजिनल सोर्सेज. कोई भी कोचिंग के नोट्स, कोई भी बुक, किसी भी ओरिजिनल बुक को पूरी तरह से वो नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट रिप्लेस देम. सर प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल यू कैन रीड 1 बुक और 2 बुक्स, बट उसके बाद देयर इज अ कंस्ट्रेंट. सो आई यूज्ड ओनली 1 ओरिजिनल ऑथर. उसके बाद फिर मैंने नोट्स यूज किए थे. राइट. क्योंकि उसके बाद आप रीड नहीं कर सकते. हाँ, आपका एक बेसिक अच्छा डेवलपमेंट स्टैंडर्ड बुक से हो जाता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. वही चीज आपने पहले पढ़ी,
अपने नोट्स में वही चीज आपने बुक में पढ़ी तो आपको लगता है कि हाँ यही है जो भी है, मतलब फिर आपका डाउट खत्म हो जाता है कि यार और कुछ पढ़ सकता था, फोमो यार ये चीज अगर पढ़ ली होती शायद मेरे मार्क्स बढ़ जाते, वो चीज खत्म हो जाती है, एक ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एक आध बुक आप ले लो, कोई नुकसान नहीं है उसमें, कहीं पे आपको डाउट आ जाए तो पढ़ लो। देखो कभी भी हमें हालांकि हम ये बोलते हैं कि हमें एक सोर्स पे स्टिक करना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन जर्नी इतनी लंबी है कि आप कहीं ना कहीं मन में ये आने लगता है कि क्या मेरी सोर्स बहुत अच्छे मार्क्स दिला पाएगी फ्यूचर में, या कहीं कहीं पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट में, सोर्स में सब अच्छा लिखा हुआ है लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं उसको रिप्रोड्यूस कर पाऊं। तो हो सकता है कि मैं स्टैंडर्ड बुक में थोड़ा बहुत उसको रेफर कर लूं, पढ़ लूं और वहां से मुझे और क्लैरिटी मिल जाए और फिर मैं उसको यूज कर सकूं। सर मुझे लगता है कि सोर्सेज तो कम ही रखने चाहिए, बट हाँ। जो हम टेस्ट देते हैं उसके जो सॉल्यूशंस रहते हैं उससे हमें वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। राइट। तो जो मॉडल आंसर्स हैं वो हमें ज़रूर एनालाइज करने चाहिए। वो हम कोई भी अगर जैसे मैंने आपके भी टेस्ट दिए थे डायडेमी के, तो जो मॉडल आंसर है यूजुअली हम ये करते हैं हमने टेस्ट दे दिया और हम आके आराम से बैठ जाते हैं, वो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मॉडल आंसर है वो अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपको उसके अंदर से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की, नए सोर्सेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। और जो एक चीज़ ज़्यादा मुझे हेल्प की थी प्रीलिम्स के मेंस के बीच में, वो आपके सेशंस जो आपने लिए थे कॉमर्स के लिए, रिवीजन सेशंस, वो मुझे उसका बहुत ज़्यादा आपने तो रेगुलर अटेंड किए थे मुझे याद है, लाइव यू वर ऑलवेज देयर लाइव। यस आई अटेंडेड ऑल द सेशंस। तो वो बहुत अच्छे थे क्योंकि उससे एक क्विक रिवीजन हो रही थी एंड आई फेल्ट कि समवेयर देयर वर सम गैप्स इन माय नॉलेज कंसीडरिंग द थियरीज दैट यू वर एक्सप्लेनिंग, या कुछ जो एफएम के कुछ थियरीज थे विच यू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल पेपर्स दैट वर देयर। तो वो काफ़ी अच्छे थे। प्लस एक आपके सेशंस में एक वो भी होता था कि एक मॉरल एक अप्रोच भी होती थी कि यू यूज टू मोटिवेट अ लॉट कि नहीं हो जाएगा, अभी करते रहो, यू हैव टू डू इट टिल द लास्ट डे। तो वो चीज़ें भी मैं इनकॉर्पोरेट कर रही थी, तो उससे आपने बताया था मुझे। यस सर, उससे एक पुश मिल रहा था। तो इस तरीके से मैंने तो खैर डायडेमी का सब कुछ यूज़ किया है। टेस्ट भी मैंने किए थे। आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल द टेस्ट। वो तो देखो हमेशा सारे टेस्ट लिखना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। यस सर। लेकिन आपने जैसे बताया कि मॉडल आंसर्स आपने यूज किए होंगे। यस। और जो टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर भी चॉइस ऑफ टॉपिक बहुत ही प्रिसाइज रखनी होती है क्योंकि उस स्पेसिफिक मेंस के हिसाब से वो फिर क्वेश्चंस उसमें बनाए जाते हैं। तो मेंस 26 के लिए हमने मेंस 26 के लिए ही क्वेश्चंस हम स्पेसिफिकली बनाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ ओल्ड पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी हों, लेकिन स्पेसिफिकली जब वो क्वेश्चन उस ईयर के लिए बनते हैं तो वो बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं जैसे इस बार भी हुए हैं। हालांकि अब पेपर थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है, पेपर 2 में स्पेशली थोड़ा एनालिटिकल होता जा रहा है। यस सर। तो उस हिसाब से दिस पेपर वाज एनालिटिकल दिस टाइम। हाँ। एक जो आपने वो बताए थे कि पीडीएफ्स में कि दिस टॉपिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उसको कलर कोडिंग करके अलग अलग तरीके से, वो भी मुझे लगता है कि हेल्प करती है। बिकॉज आई यूज्ड टू रीड द मोस्ट प्रॉब्लम सारी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से है, तो हम सबको टाइम नहीं दे सकते। हाँ, तो आई यूज्ड टू ये कलर कोडिंग मुझे याद नहीं आ रहा आपने सर आपने टॉपिक्स में जैसे कुछ कलर्स कोडिंग कर दी थी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वो पीवाईक्यू एनालिसिस शीट जो बनाते हैं। राइट। सो उससे मैं थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर देती थी कि क्योंकि सब कुछ नहीं हो पा रहा है तो सब कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो जितना मैक्सिमम कर रहे हैं तो पहले वो टॉपिक कर लेती थी मैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर जो कम इम्पोर्टेंट है अगर छोड़ना पड़े तो वो छूट जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट वाली चीज नहीं रहनी चाहिए। तो वो भी मैंने यूज किया था इस बार। राइट। वंडरफुल। तो वैसे मैं आकृति का कंट्रीब्यूशन भी बता देता हूँ। आकृति ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डायडेमी रिसोर्सेज। शी प्रिपेयर्ड ऑडियो रिवीजन ऑडियो क्लिप्स फॉर द पेपर 1 and 2 both in 2023-24 I think so. Yes sir. 24 yeah, when she was on break from UPSC attempt. So it is her contribution to the diademy, and many of the students would have heard these recordings, so it is her voice. So इससे एक चीज और भी पता चलती है कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली अपने काम को करते रहते हैं, जैसे उस समय आपने ब्रेक लिया लेकिन आपने पढ़ाई से ब्रेक नहीं लिया, अटेम्प्ट से ब्रेक लिया, पढ़ाई से ब्रेक नहीं लिया, you kept stick to the subject किसी ना किसी तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो ये क्यूमुलेटिव नॉलेज होती है, क्यूमुलेटिव एफर्ट होता है, कन्विक्शन बिल्ड कॉन्फिडेंस होता है, तो वो चीज भी काम आती है। मतलब that somehow culminates into the good result। जैसे आपने बताया 2022 के नोट्स भी आपके बहुत काम आए। 22 के खुद के जो नोट्स आपके थे वो आपको बहुत काम आए। मतलब मैं आपसे पूछा था ना कि क्या आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था कि मेरा ऑप्शन अच्छा हो रहा है, खुद के नोट्स से आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो खुद के नोट्स
बनाने चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता नोट्स बनाना, तो सिलेक्टिव थोड़ा बहुत हो सकते हैं। ठीक है, आकृति और कुछ आप बताना चाहेंगे, डूज डोंट्स, एक आध सेंटेंस में कुछ? मुझे लगता है कि डोंट्स तो ये है कि डू नॉट वेस्ट एनी टाइम आफ्टर योर प्रीलिम्स, क्योंकि यूजुअली वी टेंड टू वेस्ट द इनिशियल 10-15 डेज, तो वो मुझे लगता है कि कॉमर्स के लिए यूटिलाइज हो जाने चाहिए, द वे यू मेंशन्ड ऑल्सो, आपने ये बात की भी थी कि शुरू में कर लेना चाहिए वो। हाँ, कॉमर्स मतलब ये है कि प्रीलिम्स के एग्जाम के तुरंत बाद जो 15 डेज मिलते हैं, yes, उसमें रिजल्ट का वेट हम कर रहे होते हैं, तो उस समय हम ऑप्शनल को अच्छे से करें। यस सर, तो वो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट किया था आपने, कर पाए थे? आई वाज नॉट एबल टू, आई वाज वर्किंग this time, after my prelims, so I had some commitments, otherwise I would have done it, but for other people I would highly recommend it कि prelims के बाद वाला टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको आप ऑप्शनल में यूज कर लीजिए, पेपर 1 स्पेसिफिकली, क्योंकि पेपर 2 स्टिल वी कैन डू इट आफ्टर फ्यू डेज, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली मुझे लगता है कि जो कोर थियरीज हैं, जो बिल्कुल थिंकर्स हैं, वो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने चाहिए, और आंसर राइटिंग जो है वो आपको करनी चाहिए, और टाइम फ्रेम में करनी चाहिए, विद इन टाइम फ्रेम, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा पॉइंट है। हाँ, क्योंकि अगर आप उसको अपनी मर्जी से कर रहे हो, ज्यादा टाइम में तो हर कोई कर लेगा। हाँ, अब स्टूडेंट्स आते हैं, लिखते हैं और वो कहते हैं कि सर मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा ली, भाई आप 50% टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो उसमें तो फिर कंपटीशन से आप बाहर हो गए, क्योंकि आप उतने क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। सर जिसने भी प्रीलिम्स क्लियर किया, दैट पर्सन हैज अ मिनिमम नॉलेज, तो एवरीबडी इज वेरी गुड एट इट इफ दे क्लियर प्रीलिम्स, तो आप अगर उस दिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग, सो टाइम कंस्ट्रेंट में ही लिखना चाहिए, 7 मिनट्स है तो 7 में लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई भी लिख ही लेगा फिर, राइट, तो ये तीसरी चीज। तो आप स्टार्टिंग से टाइम कॉन्स्टेंट में लिखती थी या लास्ट में जाकर के? स्टार्टिंग में तो सर आई थिंक नहीं हो पाता, अगर आपको पता ही नहीं है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, तो यू वोंट बी एबल टू चैनलाइज योर थॉट्स बेटर, बट आफ्टर प्रीलिम्स तो बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, एटलीस्ट प्रीलिम्स के बाद जो टाइम है वो टाइम फ्रेम में करना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको पता नहीं चलेगा कि 7 मिनट्स में चैलेंज क्या है। आप अगर मैं कोई क्वेश्चन 10 मिनट्स में कर रही हूँ एंड इट वुड हैव टेकन 7 मिनट्स, तो मुझे वो पता ही नहीं चलेगा कि 7 मिनट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, टाइम की क्या इश्यूज आ रहे थे, थिंकिंग में क्या इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं 7 मिनट्स में करनी है, अगर हम 11 मिनट्स में करें, 12 मिनट्स में, तो हो ही जाएगी, तो वो बहुत मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज है, और जो भी डाउट्स हैं उसको अपने पेपर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पेपर लिख के उसके बाद भूल जाते हैं उसको हम एनालाइज नहीं करते कि यहाँ पे हमने कितनी देर में इसको लिखा तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते थे, या इसमें क्या ऐड हो सकता था, तो जैसे आप सेशंस लेते थे आफ्टर टेस्ट, तो आप बताते थे कि यहाँ पे ये चीज बेटर हो सकती थी, वो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। अगर हम वो कर नहीं रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग एनी टेस्ट, बिकॉज यू आर नॉट इम्प्रूविंग फर्दर, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट की हो सकती है। तो अब हम आते हैं, अच्छा आपने 2023 में ज्वाइन किया था, बीच में भी आपने आंसर राइटिंग की थी उस टाइम पे, लॉन्ग टर्म आपने जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन किया था हमारा। अब वापस आपकी जर्नी पे आते हैं, रैंक 2022 IPS, तो मुझे याद है जब आप सर्विस चॉइस फिलअप कर रही थी, सर्विस प्रेफरेंसेस, तो यू आर इंक्वायरिंग अ लॉट कि सर IPS लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो फिर मैंने भी कुछ आपको ऑफिसर से फीडबैक लेकर के बताया था। नाउ यू आर IPS ऑलमोस्ट, मतलब सर्विस मिल जाएगी, तो हाउ डू यू सी एज एन IPS, लाइक कैसा फील हो रहा है आपको? Sir, I've always been attracted towards uniform, that pride that you have in uniform. तो हमेशा से एक वो likingness तो थी IPS को लेके. I was just confused whether to go for foreign services or for IPS as my second option, because it is highly probable that a person would get second option. Second का आने का ज़्यादा chance रहता है. लेकिन अभी I'm very happy that I've got IPS, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि I would be able to perform better in a field job. I wanted to have some exposure in that sense. If I would have gotten any other services, so it would have been restricted to desk job or some specific field. So वो चीज़। तो आप किस एरिया में काम करना चाहोगी, आपने कुछ सोचा है अभी, लाइक आपको क्या स्पेसिफिक एरिया, आपको पुलिस में जाने के बाद में आपको लगता है कि you want to work or you want to contribute?
So I think अभी जब मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी I would be able to understand things better, but if I see it from outsider perspective, the way I have been living for so many years in this country, so I think the nature of crimes have changed a lot. अगर हम देखें साइबर क्राइम्स आ चुके हैं, so अलग अलग चीज़ें की इनोवेशन हो गई है बहुत, तो आई थिंक आई नीड टू कीप अप with the innovation that have been going on. So in that sense, I think I would want to keep myself updated in that sense. Right. Yeah, actually, police department needs professionals like you. People like you. Police department is not so easy. I mean, as far as I know, as a common citizen, I don't belong to police department, but स्टूडेंट्स हैं काफ़ी वहाँ पर, तो वहाँ पे जॉब काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, तो काफ़ी अच्छे लोग वहाँ पे ज्वाइन करते भी हैं पुलिस ऑफिसर, पुलिस IPS में, तो आप भी एक अच्छे ऑफिसर बन के जाओगे. माई बेस्ट विशेस टू यू. आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. ओके आकृति, सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड इट वॉज फुल ऑफ लर्निंग फॉर एवरीवन. आई होप सो. एंड Diadem IAS wishes you best for your future prospects for your career. All the best. Thank you so much. Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions.